नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, बीए प्रोग्राम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया या भारतीय लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट लिया है, जिसकी सीरीज़ आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसे हम 1 वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे सिलेबस को 1 वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि सिलेबस को हमें जल्द से जल्द कवर करना है। 28 से पहले हमें कवर कर लेना है सिलेबस, और सिलेबस बहुत सारा है और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊँगा। और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो सब्जेक्ट था उसका पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। दिल्ली थ्रू द एजेस का हम कवर कर चुके हैं सिलेबस। एंड अब हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज में हम यूजीसीएफ का जो 2022 का 2022 का बिल्कुल न्यू सिलेबस और न्यू करिकुलम है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो इसके सिलेबस के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से है, कितनी यूनिट हमें पढ़नी है। तो देखिएगा, फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, भारतीय लोक प्रशासन के बारे में। फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जानेंगे, बजट क्या है बजट के बारे में जानेंगे। बजट थर्ड यूनिट जो है इसको 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड यूनिट में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया के बारे में जानेंगे। एंड बजट कितने टाइप के होते हैं वो जानेंगे, लाइन बजटिंग, परफॉर्मेंस प्लानिंग बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड बजट रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनके बारे में जानेंगे। एंड फोर्थ यूनिट में हम जानेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से है। फिर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह के बारे में जानेंगे। लास्ट एंड सिक्स्थ जो यूनिट होगी उसमें हम जानेंगे कि कौन सी डिबेट्स चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इंडिया में, उसके बारे में जानेंगे। आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे जो कि है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर भारतीय लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की फर्स्ट यूनिट आज हम शुरू कर रहे हैं। इस यूनिट को पढ़ने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि हम इसे पढ़ने का पहले उद्देश्य जानेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। देन इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, इंडियन रेलवे एट्सेट्रा। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, उनका कैसे प्रमोशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो कॉलोनियल लेजेसी है, कॉलोनियल लेजेसी का मतलब जो अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था उसका क्या अब भी असर देखा जाता है या नहीं। फिर सिविल सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन की किस तरीके से एक सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है एंड प्रमोशन कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर पीएमओ के बारे में जानेंगे कि जब एक आईएएस स्टार्टिंग करता है अपनी जर्नी एज एन आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो वो किस तरीके से पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचता है। एंड कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है या सेक्रेटरीट का क्या मतलब होता है। मेजर इनिशिएटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रिफॉर्म्स कौन से किए गए हैं, बदलाव। एंड देन समरी होगी जो कि निष्कर्ष आप कह सकते हैं या कंक्लूजन, जिसमें हम जानेंगे कि क्या बदलाव की आवश्यकता है और क्या अच्छी चीज़ें हमारे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें है। देन ग्लोसरी होगी, कुछ वर्ड्स होंगे जो कुछ डिफ़िकल्ट है उनकी मीनिंग हमें बताई जाएगी लास्ट में। सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस है, रेफरेंस सजेस्ट की है। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड, देन आप इन सजेस्टेड रीडिंग्स या बुक्स को पढ़ सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा, जो पढ़ने का उद्देश्य है फर्स्ट यूनिट का वो ये रहेगा कि हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड उपनिवेशवाद का जब दौर था तब भारतीय सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, वो किस प्रकार का था। फिर जानेंगे कि अबाउट द रोल ऑफ पीएमओ एंड सेक्रेटरीट, कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है पीएमओ ऑफिस में जब उसका प्रमोशन होता है तो उसके क्या कार्य होते हैं।
क्या मतलब कि शक्तियाँ प्राप्त होती है उनके बारे में हम जानेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, सुख सुविधाएँ किस तरीके की है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सिविल सर्विस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिविल सर्विसेज में क्या क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या प्रोवाइड करवाता है। मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल चेंज की सामाजिक सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द जर्नी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट एंड न्यू डिसिप्लिन गोज बैक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। सो देखिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंडिपेंडेंट स्थापना और जो यात्रा की शुरुआत हुई थी आज से कम 100 वर्ष पहले हुई थी। द बिगिनिंग ऑफ द थीम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया गेट बैक टू 1937 when the diploma in public administration DPA course was started in Department of Political Science at University of Madras। सो देखिएगा कि 1937 में क्या हुआ था कि डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जो था वो स्टार्ट किया गया था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विश्वविद्यालय में डिप्लोमा स्टार्ट किया गया था 1937 में। इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जहाँ जहाँ पर मैं आपको कहूँ कि ये नोट कीजिएगा तो वो फैक्ट्स है जो आपको नोट करने हैं एंड देन ये थियरी है जो हम पढ़ेंगे, फिर आपको पता एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से फैक्ट्स को पुट करना है अपने आंसर में। ओके, देन 1943 द डिप्लोमा कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्टार्टेड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। देखिएगा 1937 में क्या हुआ, मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया था डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड 1943 में क्या हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमा स्टार्ट हो गया, डिप्लोमा कोर्स। फिर क्या हुआ कि 1950 in 1950 the Department of Public Administration and Local Self Government was established in नागपुर यूनिवर्सिटी। सो क्या हुआ कि 1950 में एक डिपार्टमेंट स्थापित किया गया जिसका नाम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लोक प्रशासन के लिए एक डिपार्टमेंट स्थापित किया गया 1950 में नागपुर यूनिवर्सिटी में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए 1950 में एक डिपार्टमेंट स्थापित किया गया। In 1954, the Indian Institute of Public Administration in New Delhi was established, which deals with research, development and publication of the subject matter of public administration. So क्या हुआ कि 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे IIPA के नाम से भी जाना जाता है, वो न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया, जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रिसर्च हुआ करती थी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट होती थी, बुक्स पब्लिश होती थी, सब्जेक्ट मैटर था जो रिलेटेड था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सब वहाँ पर होने लगा, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हाई सर्वेंट्स एंड मैनेजर्स। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ट्रेनिंग और जो हाई सर्वेंट की जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाने लगी। Public administration institutions and academics were established in the state in the 5th and 6th decade to meet the training and orientation needs of the officers of the state services. So क्या हुआ कि जो public administration institute था and academic were established in the state in the 5th and 6th decades. So पाँच से छः वर्ष दशकों बाद एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया गया जहां पर जो ऑफिसर्स थे वो वहां पर ट्रेनिंग ले सकते थे। इन दिस सीक्वेंस द हरिश्चंद्र माथुर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन SIPA वाज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान इन 1957। तो क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या जो ओरिएंटेशन के लिए अकेडमीज स्थापित की जाने लगी एंड देन 1957 में एक हरिश्चंद्र माथुर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे SIPA के नाम से जाना जाता है, वो स्टैब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। एडमिनिस्ट्रेशन इज एग्जैक्टली
एज ओल्ड एज आवर सोसाइटी। सो देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि हमारा समाज है, क्योंकि अगर कोई समाज है तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तभी तो समाज अच्छे से चलता है। चाहे वो मान लीजिएगा कि कबीला है कोई, भारत में पहले कबीले हुआ करते थे, तो अगर कबीले के भी सरदार हुआ करते थे जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चला करते थे, सभी जो वस्तुएं थी, सभी कानून थे उनको हैंडल किया करते थे, तो वो भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन था। वो किस तरीके से करते थे वो भी तो हमारे समाज से ही जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही पुराना है, लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि हमारा समाज। इट इज़ एन एक्टिविटी बट विद द एसे ऑफ वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरिजिनेटेड। सो देखिएगा ये एक एक्टिविटी है जो सभी जगह होती है, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, कहीं पर भी चले जाइए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है सभी जगह का, जहाँ पर जो ऑफिस होता है, जो कंपनी होती है, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है लोगों द्वारा। सो यहाँ पर क्या हुआ, वुड्रो विल्सन द्वारा इस स्टडी को ओरिजिनेट किया गया था एक ऐसे के द्वारा। इट अकर्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली जो है वो प्राइवेट एंड जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब सरकारी या निजी जो संस्थाएं होती है वहाँ पर होता है। सो डेफिनेटली इट इज़ बेसिकली कैटेगरीज इनटू टू पार्ट्स। सो इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि निजी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, एंड सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन के नाम से हम इसे जानते हैं। According to Woodrow Wilson, public administration is the systematic and detailed application of law. So देखिएगा यहाँ पर ये लिख लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में कि वुड्रो विल्सन के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टमेटिक और डिटेल्ड एप्लीकेशन होती है किसकी, कानून की। अकॉर्डिंग टू एफ.ए. नाइग्रो एंड एल.सी. नाइग्रो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट, मतलब कि सब साथ मिलकर एक एफर्ट लगाते हैं, एक समूह का एफर्ट। इट कवर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। सो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो तीनों स्तंभों को कवर करता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर विधायिका हो। डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट वेज फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो डिफरेंट हो सकती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो जो कानून बनाने के लिए पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA न्यू दिल्ली इन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन रेगुलरली पब्लिश एकेडमिक जर्नल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिएगा हमने पढ़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित किया गया था न्यू दिल्ली में। सो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो बुक्स हुआ करती थी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो बुक्स यहाँ पर पब्लिश होने लग गई थी। द नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट मसूरी इन उत्तराखंड बाय अबॉलिशिंग द ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली एंड द स्टाफ कॉलेज एट शिमला। सो देखिएगा क्या हुआ था कि मसूरी में एक नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की गई थी आज, जिसे हम लबसना के नाम से जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी के नाम से जानते हैं, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी के नाम से जानते हैं। वो इस्टेब्लिश्ड की गई थी और जो उत्तराखंड के मसूरी में इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था, और जो ट्रेनिंग स्कूल हुआ करती थी उसे बंद कर दिया गया था, स्टाफ कॉलेज शिमला को, और ट्रेनिंग स्कूल जो थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था। Since 2nd October 1972, which is known as Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, is also the main training institute of All India Service and Central Services. तो देखिएगा कि जो लबसना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन, सो वो 2 अक्टूबर 1972 को स्थापित किया गया था, जिसे लबसना के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनको, और जो ऑल इंडिया सर्विस के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS, IPS, IFS, उन सभी को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है।
ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है कि 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें IAS, IPS, IFS और अन्य जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं वो भाग लेते हैं 3 महीने तक। एंड जब ये 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सभी अपनी रिस्पेक्टिव जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ पर चले जाते हैं। देखिएगा IAS जिनको IAS दिया जाता है या फिर जो एक्वायर्ड करते हैं IAS पोजीशन, उनको तो यहीं लबसना में ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, बट जो मान लीजिएगा कि कोई IPS बन रहा है तो IPS को कहाँ दी जाती है? स्वप्ना में, जो कि हैदराबाद में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी। सो देखिएगा वहाँ पर नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में दी जाती है। एंड जो IFS होते हैं उन्हें दिल्ली में, एंड दो अदर सर्विसेज होती है उनको अपने रिस्पेक्टिव जो एकेडमिक सेंटर्स होते हैं वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। Since 1986, the Union Public Service Commission has declared public administration as a separate subject and given the option to the candidates. So देखिएगा 1986 से क्या हुआ कि UPSC आप सभी जानते हैं, इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो UPSC ने क्या किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। कब? 1986 में। और तब से जो अभ्यर्थी UPSC का फॉर्म भरते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा देते हैं, वो अभ्यर्थी क्या करते हैं, अगर उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल चूज़ करना है तो वो कर सकते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया गया है। वैसे ऑप्शनल के लिए बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तो होते हैं। वहाँ पर एक और जोड़ दिया गया था, कब? 1986 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को। एंड सिमिलरली द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट्स हैज ऑल्सो कंसिडर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सो देखिएगा कि जैसे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, उसने 1986 में जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बता दिया था और ऑप्शनल के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जानते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज। At the time of British East India Company, the structure of civil services had divided into 3 categories: military, naval service and commercial affairs. So देखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान क्या था, सिविल सर्विसेज जो थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी, एक मिलिट्री सर्विसेज, नेवल सर्विसेज एंड कमर्शियल अफेयर्स के लिए। सो मिलिट्री आप जानते हैं, नेवल सर्विस जानते हैं, और कमर्शियल जो कि व्यापार के तौर पर होती है, उन सर्विसेज में ये डिवाइड थी। Those who were involved in the commercial activities of affairs in order to distinguish the servant from the people employed in military and naval services, basically they are known as civil service. Charles, so देखिएगा जो कमर्शियल सर्विसेज में थे, लाइक ऑफिसर्स थे कमर्शियल सर्विसेज में, उनको अगर अंतर किया जाए मिलिट्री सर्विस से अलग और नेवल सर्विसेज से अलग, जो कमर्शियल सर्विसेज में थे या फिर पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड जो मामले देखते थे, उन्हें सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। चार्ल्स कॉर्नवेल्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1786 to 1793, was a British Army general and official at that time who was the first to bring the civil services into the existence. So देखिएगा यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा इसे, कि चार्ल्स कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1786 से 1793 के दौरान, वो ब्रिटिश आर्मी का जनरल ऑफिशियल था और उसने ही भारत में जो सिविल सर्विसेज था उसको एग्जिस्टेंस में लाया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, आप एक शब्दों में मान सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। सो यही कारण है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज माना जाता है, कि चार्ल्स कॉर्नवालिस ने ही जो सिविल सर्विसेज थी इंडिया में वो इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए उसे फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आप देख लीजिएगा
ये इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आप इसे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस लाइन को ज़रूर डालिएगा। In fact, the commercial affairs were happened in the company since the time of Warren Hastings, the Governor General of Bengal, 1773 to 1785। So देखिएगा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कमर्शियल अफेयर्स हुआ करते थे, वो लाइक चार्ल्स कॉर्नवालिस से पहले भी हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। लेकिन जो सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई थी, सिविल सर्विसेज के नाम से जो सर्विस इंट्रोड्यूस की गई थी, वो चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जान लीजिएगा कि वो कौन था। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1773 1773 से 1785 के बीच। ड्यूरिंग दोज डेज सिविल सर्वेंट्स वर नॉट अपॉइंटेड थ्रू एनी कॉम्पिटिशन, rather they were nominated through the court of the directors। so like वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तो उस कालखंड में क्या हुआ करता था कि जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था किसी एग्ज़ाम के द्वारा, उन्हें अपॉइंट किया जाता था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसमें लाइक गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुख्य लोग हुआ करते थे वो होते थे, एंड वो लोग लाइक अपॉइंट करते थे सिविल सर्वेंट्स को। ड्यूरिंग कॉर्नवालिस these civil servants were given more responsibilities and there were टू कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विसेज। सो कॉर्नवालिस के बाद क्या हुआ कि जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ज़्यादा जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी, जिन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया, जिनमें से कॉवेनेटेड, इट मीन्स हायर पोस्ट इन द सिविल सर्विसेज एंड इट वाज ओनली फॉर ब्रिटिश। सो देखिएगा जो कॉवेनेटेड थे वो हायर पोस्ट थी और वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी, एंड अनकॉवेनेटेड जो कि अनकॉन्वेनेटेड सर्विसेज मीन्स लोअर पोस्ट। ओके, लोअर पोस्ट जो कि सिर्फ मान लीजिएगा कि भारतीयों के लिए थी इन द सिविल सर्विसेज, एंड इट वाज नॉट ओनली फॉर ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉर इंडियंस। ये ब्रिटिशर्स के लिए तो थी ही थी जो लोअर पोस्ट थी, लेकिन भारतीयों को भी उसमें जोड़ा गया था। लेकिन जो हायर पोस्ट थी या कॉन्वेनेटेड पोस्ट थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी। At the time, corruption was increasing day by day. Therefore, to eliminate corruption, Cornwallis took many steps to abolish the corruption। So देखिएगा कि सिविल सर्वेंट्स जो थे उस समय बहुत ही करप्शन कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो कॉर्नवालिस ने उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ कदम उठाए। अब उससे पढ़ते हैं कि वो कौन से कदम थे। लाइक ही रेज्ड द सैलरी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। उसने जो सिविल सर्वेंट्स की जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी। द सिविल सर्वेंट्स कुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रेड। जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे वो किसी भी तरीके के निजी व्यापार में इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, निजी व्यापार नहीं कर सकते थे जब तक वो एक सर्विस में है। Therefore, he made some strict rules for that and strictly enforced the rules against the private traders। So देखिएगा उसने बहुत ही मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और उन्हें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड भी किया, लागू भी किया कि सभी को यहाँ पर मानना पड़ेगा, खास करके प्राइवेट ट्रेडर्स के खिलाफ। Apart from this, Cornwallis promoted civil servants on based on seniority within 5 to 6 years। So क्या हुआ कि जो कॉर्नवालिस था इस व्यक्ति को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी ने बहुत सारे बदलाव किए सिविल सर्विसेज इन इंडिया में। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि अगर आपको इसमें ज़्यादा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको भी समझ आए एंड जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आए, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स समझ पाए। लेकिन दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप चाहे हार्ड कॉपी से पढ़े या फिर सॉफ्ट कॉपी PDF अवेलेबल है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो क्या था कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को ये PDF पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पर मैं समझा ही रहा हूँ। सो एक बार आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर आप रीडिंग करेंगे तो वीडियो से कम टाइम में आप रीडिंग कर लेंगे। बाकी जो समझ नहीं आएगा तो वीडियो तो है ही, आप पॉज कीजिएगा वीडियो एंड समझ लीजिएगा। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो लगती है तो
2:2 में चला दीजिएगा, वीडियो स्पीड में समझ लीजिएगा। मैं अपना 100% एफर्ट डालूंगा कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। सिर्फ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो हम क्या है यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके और वो अपने एग्ज़ाम पैटर्न को जान सके, अपने एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस है जान सके और एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। सो देखिएगा कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कोई सिविल सर्वेंट है, वो 5 साल से कार्य कर रहा है, सर्विस में है, तो उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। 5 से 6 साल से कोई सर्विस में है तो उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया सीनियरिटी के हिसाब से। जस्ट लाइक कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1798 to 1805, ऑल्सो डिड मैनी वर्क्स एंड रिफॉर्म फॉर द सिविल सर्विसेज। तो कॉर्नवालिस के जैसे ही रिचर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1798 से 1805 के मध्य, उसने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। कहाँ पर? सिविल सर्विसेज में। ही स्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंडेड ऑन 10th July 1800 इन कलकत्ता टू ट्रेन द न्यूली रिक्वायर्ड सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो देखिएगा, रिचर्ड वेलेस्ली जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1798 से 1805 तक था और उसने एक फोर्ट बनवाया जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो स्थापित किया गया था 10 जुलाई 1800 में कलकत्ता में, ताकि वो सिविल सर्वेंट्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दे सके। आफ्टर हिज retirement in 1806, the Court of Directors disapproved his Fort William College and set up another college for civil service at Haileybury, London to train the new recruits. So देखिएगा क्या हुआ कि जो विलियम कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि स्थापित किया गया था रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा। सो रिचर्ड वेलेस्ली 1806 में रिटायर हो गया। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी फॉर सिविल सर्वेंट्स, उन्होंने जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसे डिसअप्रूव्ड कर दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज को डिसअप्रूव्ड कर दिया और एक नया कॉलेज स्थापित किया जो कि सिविल सर्विसेज एट हेलबरी, लंदन में, ताकि वहाँ पर अपने हिसाब से सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन कर सके। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द चार्टर एक्ट 1853, मैनी चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन इट। सो देखिएगा 1853 में चार्टर एक्ट आया जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस जो थे वो सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किए गए। रिक्रूटमेंट वॉज डन थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिशन, सो इट स्टार्टेड द ओपन कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज। सो चार्टर एक्ट 1853 के बाद क्या हुआ कि जो रिक्रूटमेंट थी सिविल सर्विसेज की, वो एक कंपटीशन, ओपन कंपटीशन की सहायता से होने लग गई। To conduct the exam, it was necessary that a body should be formed. Therefore, Civil Service Commission was established in London in 1854. So देखिएगा, एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता होती है। अगर परीक्षा करवानी है तो संस्था की आवश्यकता होती है। भारत में देखिएगा एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एंड यूपीएससी है, और भी अदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम्स। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक संस्था स्थापित की 1854 में। कहाँ पर? लंदन में, जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए। दीज एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड फ्रॉम 1855 onwards, but examination held only in London, and the age limit for appearing in this examination was also fixed at 23 years. So 1855 से जो एग्ज़ाम्स थे 1854 में स्टैब्लिश्ड की गई, स्थापित की गई वो संस्था, एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSC के नाम से इसे जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। सो 1855 से यहाँ पर क्या हुआ, जो एग्ज़ाम थे लंदन में स्टार्ट हो गए, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया गया। और जो एज लिमिट थी, जो कैंडिडेट्स अपीयर होते थे वहाँ पर उस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए 23 वर्ष जो एज लिमिट थी वो रखी गई थी। आफ्टर द चार्टर एक्ट 1853, now Indians could also be part of this civil service exam and they could also join the
कन्वेनेंटेड सर्विस इन 1861। सो क्या हुआ कि जो चार्टर एक्ट था 1853 का, उसमें एक बदलाव किया गया कि जो हायर पोस्ट हुआ करती थी जिन्हें कवेनेंटेड सर्विसेज कहते थे, 1861 के बाद जो भारतीय लोग थे वो भी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ज्वाइन कर सकते थे, जो हायर पोस्ट थी उसे। द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट वॉज पास्ड इन द सेम ईयर 1861 अंडर द लॉर्ड कैनिंग। सो एक एक्ट पास किया गया था जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1861 में। इट प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन टू सम ऑफिसर्स इन द कन्वेनेंटेड सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया कन्वेनेंटेड, जो कि हायर पोस्ट थी उस सर्विस में। दिस एग्जाम वॉज कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एंड इट वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन। सो देखिएगा, जो ये एग्ज़ाम था सिविल सर्विस कमीशन का, वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही होता था और यहाँ पर इसका जो सिलेबस हुआ करता था वो क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन पर बेस्ड था। By 1855, the age limit of for please ignore the background noise. By 1855, the age limit for appearing in this exam was 23, which was reduced to 22 in 1860. So 1855 तक क्या था कि जो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो एज लिमिट रखी गई थी वो 23 वर्ष थी, लेकिन 1860 में 22 वर्ष कर दी गई, 23 से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई। ऑल्सो दीज एग्ज़ाम्स वर हेल्ड इन लंदन टिल नाउ। सो ये जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पर ही होते रहे, कहाँ पर, लंदन में 1860 तक। इन 1863 द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिकेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉज क्वालिफाइड फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। सो देखिएगा, फर्स्ट जो इंडियन थे जिन्होंने इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर किया था वो कौन थे? एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाइड द इंडियन सिविल सर्विस। ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। वो सिर्फ 21 वर्ष के थे जब उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया था। आफ्टर दिस इन 1866 द एज लिमिट इन दिस एग्ज़ाम वॉज रिड्यूस्ड टू 21। तो फिर इस एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ कि 1866 में इस एग्ज़ाम की एज लिमिट जो थी वो दोबारा से रिड्यूस की गई, दोबारा से 1 वर्ष कम करके 21 वर्ष रख दी गई। आज भी 21 वर्ष ही है। सो देखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर के अलावा और भी 4 भारतीय थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था, उनके बारे में हम जानेंगे रिवीजन क्लासेस में। सो ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब उन्होंने सत्येंद्र नाथ टैगोर ने या सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने जब ये एग्ज़ाम क्लियर किया था वो 21 वर्ष के थे। कब किया था ये एग्ज़ाम? फर्स्ट इंडियन थे वो। ओके, देन डिस्पाइट दिस इन द वेरी नेक्स्ट ईयर 4 इंडियंस ऑल्सो क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। जिन 4 लोगों की मैंने बात की, इस एग्ज़ाम के बाद जब सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने एग्ज़ाम को क्लियर किया, कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर जी के एल्डर ब्रदर थे। उनके अगले साल 4 और भारतीय लोगों ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड किया, क्लियर किया। ओके, देन इन 1878 लॉर्ड लेटन रिड्यूस्ड द मैक्सिमम एज लिमिट इन दिस एग्ज़ाम फ्रॉम 21 टू 19। सो दोबारा से 1878 में क्या हुआ, लॉर्ड लेटन ने क्या किया कि 21 वर्ष से इस बार 19 वर्ष कर दी एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठने के लिए 21 से 19 वर्ष कर दी। ओनली 1/6 ऑफ कन्वेंटेड पोस्ट कुड बी फिल्ड बाय इंडियंस who were nominated by the local government, but this subject to approved by the secretary of a state and the viceroy। so देखिएगा कि क्या था, 6 में से जब 6 हिस्से होंगे, क्लियरली और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिएगा कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। अब इसके 6 हिस्से करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गया मतलब। सो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि 6 में से सिर्फ एक ही हिस्सा दिया जाता था, जहाँ पर मतलब कि एक इतना ही पार्ट में
सिर्फ भारतीय जो सिविल सर्वेंट थे वो कार्य कर सकते थे, बाकी सब ब्रिटिशर्स के लिए था, रिजर्व्ड था। सिर्फ इतना ही हिस्सा भारतीयों को दिया गया था। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। 1/6 ऑफ जो हायर पोस्ट थी उसका हिस्सा दिया गया था भारतीयों को। वो भी कब? जब वो नॉमिनेटेड होकर आते थे लोकल गवर्नमेंट से या अप्रूव्ड होते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द वाइसराय। आफ्टर समटाइम्स इट फेल्ड माइजरेबली एंड अबॉलिस्ड। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ये हुआ कि इसे फेल कर दिया गया और इसे इस कानून को अबॉलिस्ड कर दिया गया। इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। It raised so many demands related to reforms in civil services. So 1885 में क्या हुआ कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। ये याद रहे आपको, ये भी एक ब्रिटिशर्स ही थे। सो एओ ह्यूम द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसने सिविल सर्विसेज में कुछ रिफॉर्म की मांग की। बिकॉज ऑफ दिस इट अफेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो इसके कारण क्या हुआ कि जो इसका प्रभाव जो भारतीय सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, उसमें भी इसका प्रभाव पड़ा। In 1924, Lee Commission also recommended some changes in the civil services, proposed an equal number of British and Indian members in the civil services. So Lee Commission ने क्या एक recommendation दी कि जो civil service examination है उसमें ब्रिटिशर्स को इंडियंस को बराबर समान अधिकार और समान पोस्ट दी जानी चाहिए। According to Lee Commission, it should be 20% Indians promoted from the provincial services, also 40% Indians directly recruited through the exam, and also the equal percentage of direct recruited 40% of British for civil services. So ली कमीशन ने क्या सजेशन दी थी कि जो भारत में प्रोविंस थे, कितने थे? 565 रियासतें थी भारत में। तो यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, वहाँ से जो सिविल सर्वेंट्स है वहाँ से 20% सिविल सर्वेंट्स को नेशनल लेवल पर लाया जाए, एंड जो 40% है वो डायरेक्ट रिक्रूट किया जाए एग्ज़ाम की सहायता से, एंड जो 40% है वो कहाँ से लिए जाए? ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स उनको रिक्वायर्ड किया जाए। तो इस तरीके से ली कमीशन ने अपने सजेशंस दिए थे। अब जानते हैं कॉलोनियल लेजेसी के बारे में। Basically, the system landed over by the Britishers to the Indian was followed by the Indian system known as legacy of colonialism in India. So देखिएगा, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए एक सिस्टम बनाया था जो इंडियंस फॉलो करते थे, उसे लेजेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया के नाम से जाना जाता है बेसिकली आमतौर पर। These Britishers ruled over India for almost 200 years. So ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारत पर 200 सालों तक राज किया। द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर्मली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो देखिएगा, 1757 की प्लासी वॉर जब हुई उसके बाद से इन्होंने मजबूती हासिल की भारत में। सो उसके बारे में भी हम यहाँ पर ज़रूर जानेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में आना कब स्टार्ट किया? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई थी? भारत में आई थी मसालों का व्यापार करने के लिए, और इन्होंने कोई दूसरा ही खेल खेल गए हमारे साथ। दे हैड टू कम इन इंडिया एज ट्रेडर्स। देखिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे वो लोग। But later on they got involved in the power struggle in the environment which created by the downfall of the Mughal Empire and the presence of rival friends and Dutch trading companies in India. So देखिएगा, जो ब्रिटिशर्स थे वो पावर स्ट्रगल की लड़ाई में घुस गए, जिससे स्टार्ट हो गया क्या? मुगलों का अंत। मुगलों का अंत तो हुआ, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो डच ट्रेडिंग कंपनी थी, उनके साथ भी उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब देखिएगा कि ब्रिटिश के अलावा भारत किन किन देशों की कॉलोनी था। सो देखिएगा, भारत में पोर्चुगीज़ भी थे, डच भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे और फ्रेंच भी थे। सो इन सभी लोगों ने भारत को लूटा है, और सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने लूटा है वो कौन थे?
आंसर दीजिएगा, ब्रिटिशर्स थे। और लास्ट में 1965 ऑपरेशन विजय के बारे में अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखिएगा। द इमर्जेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडिया कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम जो ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रभुता और अपनी जो मजबूती भारत में पकड़ बनाई वो कब से बनाई, वो हम इन उदाहरणों की सहायता से जान सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन इंडिया विद द डिफीट ऑफ कमांडर सिराजुद्दौला 1733 टू 1757 इन द बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बारे में हमने चर्चा की। सिराजुद्दीन औल दौला जो थे उन्होंने 1733 से 1757 तक भारत पर राज किया, उनका शासन था। लेकिन क्या हुआ कि 1757 में अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी में विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद कमांडर जो थे सिराजुद्दौला, उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने पकड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। द एंड ऑफ हिज रीन मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जब उनके जो शासन का अंत हुआ तो वहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की चर्चा। बैटल ऑफ प्लासी मार्क्स द सिग्निफिकेंट ब्रेक इनटू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है, जो मिडिवल इंडिया था वो एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, प्लासी की जो युद्ध हुआ था उसके बाद। द ईस्ट इंडिया कंपनी हुज ओरिजिनल पर्पस वॉज कमर्शियल गेन वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इनटू अ रूलिंग टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, कमर्शियल गेन के लिए आई थी, उसने अपना रूलिंग टेरिटोरियल पावर इन इंडिया स्टेब्लिश्ड कर दिया। वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया किसमें, रूलिंग टेरिटोरियल की भारत पर राज करने का उनका विचार स्टार्ट हो गया। द ब्रिटिश फोर्सेस डिफीटेड ओवर द फ्रेंच इन 1763 इन इंडिया। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो हरा दी गई थी फ्रेंच के द्वारा, कब, 1763 में भारत में। द वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड इन दैट वॉर फ्रेंच लॉस्ट ऑल क्लेम्स ऑन कनाडा। देखिएगा क्या हुआ कि जो वॉर हुई थी, अब कनाडा का भी रिलेशन इंडिया से जुड़ गया। देखिए किस तरीके से जो वॉर हुई थी इंडिया और फ्रेंच ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, माफ़ कीजिएगा, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच 1763 में, वहाँ पर क्या हुआ कि उस वॉर में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई दोनों के बीच, जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और जो फ्रांस था, उसने क्या किया, जो उसका क्लेम था, उसका जो प्रभुत्व था कनाडा पर, वो खो दिया, कनाडा पर। In the Battle of Buxar 1764, the joint army of Mir Qasim, Shauja-ud-Dawla and Shah Alam were defeated by the British. देखिएगा कि बैटल ऑफ बुक्सर 1764 में क्या हुआ कि 3 आर्मियाँ एक साथ थी, फिर भी ब्रिटिशर्स से जीत नहीं पाई। अब 3 आर्मियाँ कौन सी थी, मीर कासिम की, शौजाद-उल-दौला की एंड शाह आलम की, जो आर्मीज डिफीटेड हुई ब्रिटिशर्स के द्वारा। Therefore, from 1765 to 1857, the East India Company ruled over India. 1765 से वहाँ से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर रूल किया। अब रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि 1857 तक, लेकिन भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स तो तब तक थे। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 1857 तक राज किया। अरे वेट कीजिए, पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है उसके बारे में जानेंगे। देन इन द ईयर 1857 द अनसक्सेसफुल फर्स्ट इंडियन रेबेलियन रिवॉल्ट वॉज अ मेजर अपराइजिंग इवेंट इन इंडिया। क्या हुआ, 1857 से नेशनलिज्म की जो भावना थी लोगों में, वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी भारत पर, वो अब सीधा रूल कौन करने लग गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रूल करना स्टार्ट कर गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्ट यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर गई। और जो ग्रेट रिबेलियन था, जो बहुत ही सबसे महान संग्राम था 1857 का,
उसकी अपराइजिंग से क्या हुआ, उसके कारण जो भारतीय लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग गई, और उसके बाद हिस्ट्री ने बदलना, हिस्ट्री के पन्नों ने एक नया अध्याय शुरू होता है यहाँ से। Thereafter, the national events were a series of historic movements in India. सो उसके बाद क्या हुआ, नेशनल इवेंट मतलब कि देश को आज़ाद करवाने के लिए इवेंट होना, कार्यक्रम होना स्टार्ट हो गया। टू इवेंचुअली एम ऑफ एंडिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश रूल था उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। Several changes were took place there like social, political and administrative etc. So बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशल सामाजिक लोग आए, पॉलिटिकल पार्टीज आई, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिविल सर्विसेज में थे उन्होंने भी अपने इस्तीफे दिए और वो अपने पद पर रहकर भारतीय लोगों के लिए कार्य करना स्टार्ट किया। यहाँ से पूरा जो सिनेरियो था वो बदलना लग गया, which have contributed to the emergence of contemporary India and we got independence in 1947. So 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, और उससे पहले जो देश को आज़ाद करवाने के लिए जो लॉ चली थी उसकी चिंगारी कहाँ से निकली थी पता है आपको? 1857 के महान संग्राम से, जिसे ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है 1857 की, वहाँ से ये चिंगारी निकली एंड 1947 में जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को वैसे तो आज़ाद हो चुका था। तो इस तरीके से हमें इंडिपेंडेंस मिली। देखिएगा आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज के साथ साथ इंडिया के इतिहास को भी जानेंगे, और ध्यान रहे इंडिया का इतिहास सिर्फ मुगलों से स्टार्ट नहीं होता, ना सिर्फ अंग्रेज़ों से स्टार्ट होता है। इंडिया का इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, पैलियोलिथिक एज से भी जोड़ा जाता है इंडिया का इतिहास। पैलियोलिथिक एज आज से 5000 साल पहले थी, आज से कम 5700 से 5600 साल पूर्व। ओके, सो भारत का इतिहास अगर हम हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखें तो बहुत पुराना इतिहास है, और इंडिया के इतिहास को पढ़कर जब आप पढ़ेंगे इंडिया के इतिहास के बारे में, जब आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, वीर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, वीर शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे वॉरियर्स रहे हैं इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि इंडिया का इतिहास क्या रहा है। सो आप हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में मत देखिएगा, हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को जितना आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे उतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट आपको लगेगा। सो अब जानते हैं हम सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंडिया में किस तरीके से सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है एंड प्रमोशन कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। सो ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल and state government, and at present time all India services are categorized into 3 levels which are in Indian Administrative Service जिसे IAS के नाम से जानते हैं, Indian Police Service जिसे IPS के नाम से जानते हैं, एंड Indian Forest Service जिसे IFOS के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। देखिए, एक IFS है जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, एंड IFS जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है इसके लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, सो IFOS के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिएगा कि ऑल इंडिया सर्विस अगर देखा जाए तो IAS किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी काम करते हैं, तो उनके लिए, और ऑल इंडिया सर्विस लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, वो होता है किसके द्वारा? UPSC के द्वारा। आप में से बहुत से लोग UPSC के लिए भी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे, तो आप अगर ग्रेजुएशन ईयर्स में इन बुक्स को अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, लाइक फाइनल ईयर तक आते आते आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। यही 3 से 4 साल है जहाँ पर आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से UPSC को क्लियर किया जा सकता है। UPSC ने नोटिस निकाल दिया है 2023 के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड आप मैसेज कर दीजिएगा उस ग्रुप में कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है वो सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आप जानते ही होंगे, वन सर्विस होती है कि जंगलों वगैरह के जो ऑफिसर होते हैं, हाई लेवल ऑफिसर, उनके लिए ये सर्विस होती है। आर्टिकल 309 एक्चुअली एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड रिक्रूट द सर्विस कंडीशन ऑफ पर्सन विच इज़ अपॉइंटेड टू सेंट्रल सर्विस एंड फॉर द पोस्ट। देखिएगा आर्टिकल 309 क्या कहता है कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी कि जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है उसे किस सर्विस में, किस सर्विस में मतलब रैंक के हिसाब से तो उसे सर्विस मिलती ही है, लेकिन किस तरीके से कार्य करेगा और कौन सी पोस्ट पर कार्य करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 310 द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस पोस्ट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो देखिएगा क्या होगा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेजर दिलवाएंगे उसके बाद सभी अपनी अपनी पोस्ट हासिल करेंगे। आर्टिकल 311 नो मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया सर्विस शैल बी डिसमिस्ड और टू बी रिमूव्ड बाय अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। मतलब कि ये कि उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए एक कमीशन होगी एंड देन पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी अगर किसी ऑफिसर को हटाना है तो। According to Article 312 of the Constitution of India, the Parliament of India create new All India Services because of a resolution passed by Rajya Sabha to the effect. So देखिएगा जो आर्टिकल 312 है, 312 है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकती है, जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। It controlled jointly by the state government and the central government of India, and the salaries and pensions are met by the states. But the disciplinary action against these officers can only be taken by the central government of India. अब देखिएगा जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जिन्हें किसी भी स्टेट में मिलता है चार्ज, उनको मानिएगा एक ऑफिसर को मिला दिल्ली में, दूसरे को गुजरात में, तीसरे को राजस्थान में। ओके, मान लीजिएगा कि इनको 3 ऑफिसर्स थे, तीनों को अलग अलग स्टेट मिला। अब दिल्ली का जो ऑफिसर है उसे मान लीजिएगा कि 57,000 सैलरी है, गुजरात का ऑफिसर है उसकी भी 57,000 है, एंड जो राजस्थान का ऑफिसर है उसकी भी 57 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित की गई है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। सो यहाँ पर देखिएगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई अलग पॉलिसीज़ है अपने सिविल सर्वेंट्स के लिए तो इसके हिसाब से जो सैलरी है वो घट बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, अगर किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, किसी भी ऑफिसर्स के अगेंस्ट, तो वो सिर्फ कौन ले सकता है? केंद्रीय सरकार। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ले सकती है। सैलरी कौन प्रोवाइड करवाएगा उनको? स्टेट, जिस स्टेट में अपॉइंटमेंट मिली है उन्हें, जिस स्टेट में चार्ज दिया गया है, वो स्टेट उन्हें सैलरी देगा। लेकिन उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे अगेंस्ट उनके, जो कोई भी उनकी गलती होती है और अगर वो सही पाए जाते हैं, मतलब कि वो बेगुनाह होंगे तो खैर कुछ नहीं होगा, और अगर वो किसी भी तरीके के जुल्म में साबित हो जाता है कि हाँ इनके द्वारा किया गया था, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। सो देखिएगा जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है यहाँ पर परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया के साथ कंसर्न्ड है। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड ए एंड ग्रुप बी अलॉन्ग विद ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल। सो देखिएगा जो सेंट्रल सर्विसेज है उसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप ए है एंड ग्रुप बी है, साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज भी है। सेंट्रल सर्विसेज को ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में बांटा गया है। ऑल इंडिया सर्विस जो है IAS, IPS, IFS एट्सेट्रा वो है। एंड आर्टिकल 312 इज ऑल्सो ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आर्टिकल 312 जो है वो पूरी चर्चा करता है किसके बारे में?
कि अगर नई ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाएगा, स्थापित किस तरीके से किया जाएगा, वो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। आर्टिकल 323, आर्टिकल 323 which allows the parliament to provide for the setting up of an administrative tribunal for the adjudication of trial of disputes and complaints regarding recruitments and service condition of person appointed to central services and पोस्ट इन इंडियन सर्विसेज। सो देखिएगा 330 में क्या होता है कि अगर कोई धांधलेबाजी होती है किसी ऑफिसर को चार्ज देने में या फिर एग्ज़ाम्स में कहीं भी, तो 323 आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर एक कमेटी जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। And according to Article 335, it claims that the SC/ST citizens of India shall be taken into consideration a making appointment to the central service and post. So यहाँ पर 335 आर्टिकल जो है अनुच्छेद 335 भारतीय संविधान का, वो कहती है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है SC एंड ST, वो कहती है कि इनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम करवाया जाए, मतलब कि रिजर्वेशन इन्हें दिया जाए। According to Article 320, UPSC Union Public Service Commission is among required to be consulted on the all matters which are relating to the recruitment in the service and post in India. The recruitment in civil services is made by the following method. So देखिएगा UPSC के साथ चर्चा होगी, कंसल्टेशन होगी गवर्नमेंट की, देन की कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं, वगैरह वगैरह। सो रिक्रूटमेंट संबंधित कोई सी भी जानकारी होती है वो इस तरीके से होती है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जामिनेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। अब प्रमोशन किस तरीके से होता है, ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है वो जानेंगे, एंड एग्ज़ाम कैसे होता है वो जानेंगे। आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ़ यू नो डेट जो IAS IPS का एग्ज़ाम होता है, जिसे कॉमनली IAS के एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, वैसे तो UPSC कंडक्ट करवाता है। तो वो एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, उस एग्ज़ाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड जो होता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स जो होता है उसमें 2 होते हैं एग्ज़ाम, जिसमें एक सिर्फ पास करना होता है एंड सेकंड होता है जिसमें हमें मार्क्स लाने चाहिए। फिर प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस होता है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो आपने चूज़ किया है, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड जो आपका ऑप्शनल है उसका। देन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है देन आपको भेजा जाता है लबसना और स्वप्ना, जहां पर आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं। सो द UPSC ऑर्गेनाइजर्स अ नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस सिविल सर्विसेज। सो देखिएगा UPSC एक संस्था है जो पूरे देश के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब कि जो सिविल सर्विसेज के लिए होता है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड इन 3 फेजेस जो मैंने अभी आपको समझाए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड लास्ट पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, जो भी आप समझ लीजिएगा। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडियन सर्विस एंड द हायर सेंट्रल सर्विसेज इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा इनके बारे में। मैकॉले कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये सिस्टम। देन कोठारी कमेटी एंड सतीश चंद्रा कमेटी। द प्रेजेंट स्कीम ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन इज लेड डाउन बाय कोठारी कमेटी एंड सतीश चंद्रा कमेटी। सो देखिएगा जो प्रेजेंट थीम है ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन की वो किसके द्वारा बताई गई थी या स्थापित की गई थी, वो कोठारी कमेटी या सतीश चंद्रा कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पर जानते हैं कि प्रमोशन किस तरीके से होता है सिविल सर्वेंट्स का। द वर्ड प्रमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोमोवेयर विच इज़ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड। देखिएगा प्रमोशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के एक प्रोमोवेयर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि आगे बढ़ाया जाए, मतलब कि टू मूव फॉरवर्ड। Promotion is also known as direct recruitment because of promotion increase responsibilities and duties, increment in allowances and salary. So देखिएगा प्रमोशन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है आपके अनुभव के आधार पर। और यहाँ पर क्या होता है, प्रमोशन के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ज़्यादा कार्य आते हैं, ड्यूटी करनी पड़ती है,
हालांकि इसके साथ हमें सैलरी में भी बढ़ाव देखने को मिलता है एंड ऑल्सो गेट अ हायर पोजीशन इन द जॉब ऑफ सर्विस, और एक उच्च पद भी मिलता है। अकॉर्डिंग टू विलियम जी टॉर्पे, प्रमोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ an employee from one position to another position having a higher grade and salary। सो देखिएगा, विलियम जी टॉपे द्वारा कहा गया है कि प्रमोशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन से, छोटी पोजीशन से हायर पोजीशन की ओर भेजा जाता है, जहां पर उसे एक हायर ग्रेड भी मिलता है एंड हायर सैलरी भी दी जाती है। However, there are some elements of promotion and it changes। हालांकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जो प्रमोशन के हैं और यहाँ पर चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, ड्यूटीज़ बढ़ती है, सैलरी खैर बढ़ेगी, टाइटल और पोजीशन की। मान लीजिएगा पहले आप ज्वाइन करते हैं एसडीएम, एसडीएम के बाद बनते हैं एडीएम, एडीएम के बाद डीएम एट्सेट्रा, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रमोशन होता है। देयर आर टाइप्स ऑफ प्रमोशन विच आर फॉलोज। बहुत तरीके के प्रमोशंस हैं, फ्रॉम लोअर सर्विस टू हायर सर्विसेज, फ्रॉम स्टेट सिविल सर्विसेज टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब देखिएगा, स्टेट से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने के लिए क्या होता है कि देखिएगा, आपने स्टेट सिविल सर्विसेज जो होती है वो पास की, मान लीजिएगा आपने उस एग्ज़ाम को, स्टेट पीसीएस जिसे कहते हैं, वो आपने क्लियर किया। उसके बाद क्या हुआ, 15 साल आप सर्विस में रहे स्टेट पीसीएस की, देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो आपके इन 15 साल के कार्यकाल को देखेंगी एंड आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी लबसना में, एंड उसके बाद आपको आईएएस में प्रमोट कर दिया जाएगा। ओके, स्टेट सर्विसेज थे, आईएएस ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। एक इस तरीके से प्रमोशन होता है। फॉर लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, फ्रॉम जूनियर टाइपिस्ट टू सीनियर टाइपिस्ट पोस्ट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि जूनियर टाइपिस्ट से सीनियर टाइपिस्ट की ओर प्रमोट किया जाता है। लोअर क्लास टू हायर क्लास, इट्स फ्रॉम क्लरिकल टू एग्जीक्यूटिव क्लास, क्लर्क से एग्जीक्यूटिव क्लास की ओर। These promotions are based on 3 principles of promotion which are seniority, merit, seniority कम merit। So देखिएगा, ये जो प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल पर मैटर करता है प्रमोशन, कि आप कितने सीनियर है, आपने कितने सालों का अनुभव लिया है इस पद पर, एंड आपकी मेरिट ऑफ सीनियोरिटी कम मेरिट को देखा जाता है। ऑल्सो देयर आर फ्यू टर्म्स विच आर यूज्ड यूजली इन प्रमोशन, और भी कुछ टर्म्स है जो यूज़ की जाती है, जैसे कि ट्रांसफ़र, जैसे कि इट मीन्स द चेंज ऑफ वर्क विद इन द सेम पोजीशन, कि एक ही पोजीशन में रहते हुए आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरी जगह पर। देखिएगा, जैसे कि आप डीएम लखनऊ है, आपको डीएम प्रयागराज बना दिया गया, लेकिन पोजीशन आपकी डीएम की रहेगी, जो सीट है वो बदल दी जाएगी, जो वर्क प्लेस है वो बदल दिया जाएगा। अब रिजाइनमेंट, व्हेन चेंज ऑफ वर्क इन द सेम एजेंसी विद नो चेंजेस इन रैंक, सो वर्क चेंज कर दिया जाता है एजेंसी में, लेकिन जो रैंक होती है वो नहीं चेंज होती। एडवांसमेंट, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन पे के लाइक सैलरी बढ़ा दी जाती है। पोस्ट ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर इन स्टेट, सो देखिएगा, स्टेट्स में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है वो किस तरीके से होती है, प्रमोशन किस तरीके से होता है। पहले हम आईएएस को देखते हैं। पहले एसडीएम बनते हैं, सबसे पहली पोस्ट जब दी जाती है आईएएस को तो वो दी जाती है एसडीएम की, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। फिर एसडीओ की पोस्ट दी जाती है, प्रमोट किया जाता है। ये प्रमोशन मिलता है लगभग 2.5 से 3 सालों बाद, तो यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में उन्हें भेज दिया जाता है। सब डिविजनल ऑफिसर के बाद बनते हैं एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि एसडीएम बनने के 4 से 4.5 साल बाद किया जाता है प्रमोट, एडीएम। फिर एडीसी, जो कि 5 साल के बाद लगभग आपको प्रमोट किया जाता है एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर के रूप में। फिर आप बनते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लगभग इसमें भी 5 वर्ष ही लग जाते हैं। फिर डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, फॉर डीसी बनते हैं आप पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट को, छोटा जिला दिया जाता है आपको। फिर आप बनते हैं डीएम, डीएम मतलब कि बहुत बड़े ज़िले के डीएम बनाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर डीसी बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो कि एक बड़े ज़िले में बनाए जाते हैं।
फिर डिविजनल कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट जो कि स्टेट की होती है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन होता है आईएएस का। अब आईपीएस के बारे में जानते हैं। पहले यहाँ पर एसडीओ पी दिया जाता है, पी फॉर पुलिस, ओके, सो सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। फिर एएसपी, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, देन एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिग डिस्ट्रिक्ट बड़े जिले के लिए, डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, देन आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एसीपी होते हैं, कमिश्नर साहब होते हैं, तो यहाँ तो लाइक आईजी, डीआईजी, एडीजी है एंड डीजीपी सर है, तो यहाँ पर कहाँ गए कमिश्नर? सो कमिश्नर उन स्टेट्स में होते हैं लाइक मेट्रो सिटीज़ जितनी भी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एट्सेट्रा, वहाँ पर कमिश्नर्स मिलेंगे आपको, एसीपी, सीपी एंड लाइक एट्सेट्रा, ऐसी पोस्टें आपको वहाँ पर मिलेगी। अब कैबिनेट और पीएमओ सेक्रेटरीट के बारे में जानते हैं हम यहाँ पर। अब जानते हैं पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या होता है। As we can see that public administration cannot be exist in a policy of vacuum and it must have administrative structure। So देखिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वैसे ही हवाओं में नहीं होता, सो इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए। बेसिकली पॉलिसी मेकिंग इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो देखिएगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉलिसी मेकिंग एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन इन कंट्री लाइक इंडिया द पॉलिसी मेकिंग इज़ इनहेरेंट इन द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव विच इज़ द कैबिनेट। सो भारत में जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सो यहाँ पर जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं और पॉलिसी यहाँ पर बनाते हैं भारत के लिए। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इन पॉलिसी मेकिंग, कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का क्या रोल है, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसका क्या रोल है पॉलिसी मेकिंग में, और कैबिनेट के जो सेक्रेटरीट है मतलब कि कैबिनेट मंत्री है उनका क्या रोल है। तो यहाँ पर पहले जानते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट का रोल कि क्या है। एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट, और सबसे ज़्यादा बड़ी जो पोस्ट होती है एक आईएएस की वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरीट की। The Cabinet Secretariat is responsible for the administration of Government of India, Transaction of Business Rules 1961 and Government of India, Allocation of Business Rule in 1961। सो देखिएगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ओवरऑल इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से है 1961 एंड 1961 का एक और रूल है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। द कैबिनेट सेक्रेटरीट वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो देखिएगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो किसी के अंडर कार्य नहीं करता, सिर्फ एक व्यक्ति के अंडर कार्य करता है, और वो कौन होता है? प्रधानमंत्री के अंडर कार्य करता है, पीएम के अंदर। द कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट who is also the ex-official chairman of the civil service board। सो देखिएगा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है वो हेड होता है पूरे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, और वो एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर अलॉटेड टू द सेक्रेटरीट: द सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द रूल्स ऑफ बिजनेस, कैबिनेट कमिटीज़ एंड द कैबिनेट। सो देखिएगा एक सेक्रेटरी का कार्य क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड उनको असिस्ट करना, कैबिनेट कमिटीज़ को असिस्ट करना एंड कैबिनेट को असिस्ट करना। एंड देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सेक्रेटरी। एंड to facilitating smooth transaction of business in the department of the government by ensuring
टू बी रूल्स आर फॉलोड। सो देखिएगा कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी अच्छे रूप से चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है, वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उस पर नज़र बनाए रखना। टू डेवलपिंग कोऑपरेशन अमंगस्ट एवरी डिपार्टमेंट, कि सारे ही डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चलना, उनके बीच एक बैलेंस बनाए रखना, कोऑपरेशन सहयोग करना एक दूसरे का, जैसे कि रेल मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो सभी के बीच समन्वय कंट्रोल बनाकर रखना, कोऑपरेशन बना के रखना। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग बाय रिमूविंग डिफरेंसेस अमंग्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में कोई डिफरेंस है तो वहाँ पर अपनी सलाह देंगे, एट्सेट्रा। द कैबिनेट सेक्रेटरी इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट, the minister and the vice president of India are kept informed of the major activities of all ministries और डिपार्टमेंट थ्रू देयर मंथली समरी एक्टिविटीज़। सो कैबिनेट सेक्रेटरी का एक ये कार्य होता है कि वो ये बात इंश्योर करे कि जितनी भी पॉलिसीज़ और मेजर एक्टिविटीज़ हुई है एक कंट्री के अंदर, वो सारी बातें मिनिस्टर्स को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बताए, सारी इन्फॉर्मेशन बताए कि क्या मेजर एक्टिविटीज़ हुई है कंट्री के अंदर और कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई है। वो किसका कार्य है? कैबिनेट सेक्रेटरी का। द कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इशू और डिफिकल्टीज, ओवरकमिंग डिलेज। सो ईच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिचर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्लान्स। सो देखिएगा, जो मिनिस्ट्री किसी भी कार्यक्रम को करती है तो उसके लिए वो मिनिस्ट्री जिम्मेदार होगी, एंड जो खर्चा आएगा, जो एक्सपेंस आएगा, वो सब वही मिनिस्ट्री करेगी। कमिटीज़ आर मेड अप एंड दीज मीटिंग आर हेल्ड अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी। सो देखिएगा कि कमिटी बनाई जाती है, कमिटी जो हेल्ड की जाती है वो की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर। हाउएवर द सेक्रेटेरियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट to the cabinet committees and the cabinet including following. So the agenda, circulation and the preparation. So agenda क्या रहेगा कंट्री का, preparation किस तरीके से करनी है, वो सब कैबिनेट सेक्रेटरी बताते हैं। केसेस रिलेटेड टू सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स एंड एजेंडा, की पेपर्स कौन से, लाइक सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के पेपर और एजेंडा जो होते हैं उनके बारे में ये मेजर स्टेप्स लेते हैं। मॉनिटरिंग द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन टेकन बाय द कैबिनेट, जो डिसीजन लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए राज्यों द्वारा, राज्यों की सरकारों द्वारा, और जो राज्यों में जो IAS ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। प्रेपरेशन ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, की जितनी भी डिस्कशंस हुई है उनका रिकॉर्ड रखा जाए, संजोया जाए। द फंक्शन एंड रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट इज ऑफ सर्विसिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, cabinet committees. The cabinet secretariat is neither an activity instrument nor enforcement agency in the policy making of Indian administration. So देखिएगा कि यहाँ पर जो सेक्रेटरीट का कार्य है वो क्या है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाए वो इन्फॉर्म करना है कि कैबिनेट को, कैबिनेट कमिटीज़ को, सेक्रेटरीज़ को, उन सभी कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज़ को एंड सभी को इन्फॉर्म करना है, सभी को बताना है कि आगे अब हमें किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से फॉलो करवाने हैं इन रूल्स को, एंड पॉलिसी जो बनाई गई है उसको किस तरीके से लोगों को बताना है, समझाना है, वो सभी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। अब PMO का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का रोल क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सिंस इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, it is a prime minister who is responsible for the functioning of the government and the prime minister is assisted by his council of minister. So देखिएगा कि भारत में जो सबसे उच्च पद है वो कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर सब हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का, ओके। देन तो क्या होगा कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके साथ, लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की है, तो यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर असिस्ट करेगा, मतलब कि जो किसी पॉलिसी को बनाना है तो वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस भी
उनकी भी सुनी जाएगी और उसके बाद किसी डिसीजन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, आगे बढ़ाया जाएगा। हेड ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज। सो हेड कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर। तो किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी तरीके का कार्य होता है तो उसे सुपरवाइज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ प्रोवाइड सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हु इज हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। सो देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है और वहाँ का जितना भी स्टाफ होता है वो असिस्ट करता है किन्हें? प्राइम मिनिस्टर को, जो कि जितना भी स्टाफ है उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जितने भी स्टाफ है उनका हेड होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। The PMO includes the anti-corruption unit. So PMO includes anti-corruption unit. In cases where the PM is the minister in charge of all matters which is requiring ministerial approval are not assigned to the Minister of State or Deputy Commissioner. If any are submitted for orders, the Prime Minister of India is also chairman of the Planning Commission where relevant files are forwarded to the PMO फॉर क्लियरेंस सजेशंस एंड कमेंट्स। सो देखिएगा, पीएम जो होता है वो किसका एक हेड होता है? लाइक गवर्नमेंट का हेड होने के साथ साथ वो प्लानिंग कमीशन जो है उनके भी हेड होते हैं, वो आपको याद रखना है। और पीएमओ में उन सभी बातों को, सजेशंस को, पॉलिसी के और उन पर कोई क्लियरेंस चाहिए हो, कमेंट्स चाहिए हो, सारी की सारी जो बातें आती है वो पीएमओ से आती है। Even the Prime Minister's National Relief Fund and National Defense Fund also directly operated from the PMO. So प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड होता है, नेशनल डिफेंस फंड होता है, वो भी ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? पीएम ऑफिस के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस द पीएम्स पर्सनल अटेंशन इंक्लूड फॉलोइंग इशू। देखिएगा कि पीएम की जो पर्सनल अटेंशन होती है वो इन इश्यूज पर भी होती है, जैसे कि डिफेंस रिलेटेड इशू, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर विच प्रेफरेंस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। कॉलेजियम सिस्टम आज लाइक करंट अफेयर्स में चल रहा है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। सो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज, दोज पॉलिसी मैटर्स which are relating to the administration of the civil service and reforms, all major decisions which are relating to the cabinet secretariat, major issue of policy formulation, prime minister's special package announced for the state like state के लिए कोई फंड दिया गया है etc. and the request for a grant of agreement for foreign heads of commission posted to India, the appointments of state administrative tribunals and central administrative tribunals, appointments of election commission, member of constitutional commission committees and commissions and union public service commissions. So देखिएगा अपॉइंटमेंट कौन करता है? लाइक इलेक्शन कमीशन की, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ की, कमीशन ऑफ यूपीएससी। सो इनकी अपॉइंटमेंट्स पीएम ऑफिस द्वारा या पीएम द्वारा की जाती है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आप इसे एक बार हिंदी में ज़रूर पढ़िएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स खैर इंग्लिश में पढ़िएगा एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप अपने आप जब पढ़ेंगे तो और आपको समझ आएगा। एंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है या फिर हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एसओएल से एडमिशन लिया है। सो एसओएल की अपने रीजनल सेंटर्स पर लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप बुक इशू भी करवा सकते हैं और वहाँ पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ कैंपस जाते हैं तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप बुक इशू करवा सकते हैं। वहाँ पर एक रीडिंग रूम है जहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। बुक 15 दिन के लिए इशू की जाती है। सो उन 15 दिनों के बाद आप दोबारा से नई बुक ले सकते हैं। एक साथ 3 बुक आप इशू करवा सकते हैं। उस लाइब्रेरी में जाइएगा, पढ़िएगा और डिटेल इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स है। नोट्स से आप 20 मार्क्स के एग्ज़ाम को लाइक एक आंसर को किस तरीके से लिखेंगे, ये जो एसओएल के द्वारा प्रोवाइड की गई पीडीएफ या बुक्स है वो नोट्स है। बहुत सारी बुक्स को
पढ़कर जो प्रोफेसर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा बनवाई गई ये नोट्स है। अगर आप इसे पूरी बुक्स समझते हैं तो ये पूरी बुक्स नहीं है। आज भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं से हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो हम पढ़ ले। अरे भाई 20 नंबर का आंसर देना है आपको, वहाँ पर कम से कम 4 से 5 पेज एक आंसर के लिखने होंगे, ओके, कम से कम। और आप उन नोट्स की सहायता से आपको लगता है कि आप 4 या 5 पेज लिख पाएंगे? अब आपको पूरा एक चैप्टर चाहिए एक पेज में, नहीं हो सकता। 20 नंबर का आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आपको डिटेल होनी चाहिए तभी तो आप कुछ लिखेंगे। अब डिटेल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नोट्स के पीछे मत भागो। DUSOL के जो PDF मिले हैं वो पढ़ लीजिएगा, उसमें भी हालांकि पूरी जानकारी नहीं है, उसके लिए भी इन्होंने आगे पढ़ने के लिए बुक्स क्यों रेकमेंड की है कि जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनके पास असिस्टेंस या मेंटरशिप के लिए कोई टीचर नहीं है, इसलिए उन लोगों को रेफ़र कर दीजिएगा कि बुक्स ये आप पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को मजाक लगता है कि नहीं यही पढ़ के हम हो जाएंगे। इससे आप पास हो सकते हैं SOL के जो PDF है उससे, लेकिन हाई मार्क्स अगर आपको चाहिए और अच्छी जानकारी चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगी यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। सो लास्ट में बुक्स देखिएगा। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है देन आप SOL सेंटर जाइएगा, अपने रीजनल सेंटर, एंड वहाँ पर जाइएगा कि मुझे लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो वो आपको लाइब्रेरी का पोर्टल खोल के देंगे और वहाँ से आप बुक इशू भी करवा सकते हैं, बुक्स वहाँ पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। एज द लीडर ऑफ द पार्टी, माफ़ कीजिएगा, एज द लीडर ऑफ द पार्टी इन द लेजिस्लेचर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मे लाइक टू यूज हिज ऑफिस फॉर अ फोरम ऑफ डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिएगा कि एज अ लेजिस्लेचर में जब पार्टी मीटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्कशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मे यूज़ हिज ऑफिस टू रिव्यू एंड मॉनिटर द पॉलिसीज़ को रिव्यू और मॉनिटर करने के लिए PMO का यूज़ हो सकता है। इवन PM कैन सीक the information on development on certain levels and also create a special agency for suggestions और एडवाइस एंड मॉनिटरिंग द ऑफ पॉलिसी। सो देखिएगा कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज लाइक मिनिस्ट्री होम अफेयर्स और किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है डेवलपमेंट, तो उस पर सीधे तरीके से PM दखल दे सकते हैं और उसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं और एक कमिटी बिठा सकते हैं उस पॉलिसी को लेकर या उस एजेंसी को लेकर एडवाइस के लिए। Therefore, in the Indian context, the Prime Minister of India and his office plays a prime role in policy formulation. तो इसलिए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। अब मेजर इनिशिएटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसमें कौन से महत्वपूर्ण जो बदलाव है या रिफॉर्म्स है किए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केम इनटू इफेक्ट इन 1964। सो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था वो 1964 में अस्तित्व में आया। टू प्रिवेंट करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था या गठित किया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उस पर कंट्रोल पाने के लिए। And the first Administrative Reforms Commission ARC 1966 was headed by Morarji Desai. So जो पहला ARC 1966 इसकी एग्जैक्ट डेट थी 5 जनवरी 1966 को ये गठित किया गया था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि मोरारजी देसाई द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लेकिन बाद में जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने तब के हनुमंथ्या द्वारा 2005 में इसे हेडेड किया गया था। उसके बाद द सेकेंड ARC मेड अप वॉज चेयर्ड बाय वीरप्पा मोइली। सो क्या हुआ कि जो दूसरी ARC बनाई गई थी वो वीरप्पा मोइली द्वारा हेडेड की गई थी। ऑन 19th February 1999 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी एड्रेसेस द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द करप्शन इन द
bureaucracy and how this corruption in bureaucracy needs to be stopped, and how to make bureaucracy directly corruption free, and how to bring transparency in the bureaucracy. Like 19 फरवरी 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक मीटिंग एड्रेस की गई, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने जो ऑफिसेज में भ्रष्टाचार हो रहे थे उनको कैसे रोका जाए, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को करप्शन फ्री बनाया जाए, एंड कौन कौन सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी में आने चाहिए, उस पर चर्चा की. इन ऑर्डर टू दिस, what is administrative reform in the administrative system may be explained as followers. So जो administrative reforms थे वो क्या है, वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि administrative system should be reformed so that it can meet the new demands of society. अब देखिएगा कि सोसाइटी जो है वो परिवर्तित होती रहती है. अब 1990 में जो सोसाइटी थी, जो सोच सोसाइटी की थी, वो 2023 में आकर बदल चुकी है. 1990 में ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है. तो मोबाइल फ़ोन आने के कारण भी कई लोगों की सोच बदली. तो अगर सोच बदल रही है, उनकी जो व्यवस्था बदल रही है रहने की, खाने की, पहनने की, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में भी डिमांड हमेशा उठती रहती है कुछ ना कुछ बदलाव की. तो वो रिफॉर्म्स होते हैं. ऑल दीज रिफॉर्म्स आर नोन एज चेंजेस. सो ये जो रिफॉर्म्स किए जाते हैं इन्हें चेंजेस के नाम से जाना जाता है. बट ऑल चेंजेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिफॉर्म. बट जो दूसरे चेंजेस होते हैं उन्हें रिफॉर्म नहीं माना जा सकता. रिफॉर्म को चेंजेस माना जा सकता है, लेकिन चेंजेस को रिफॉर्म नहीं माना जा सकता. यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कैन नेवर बी परमानेंट और कैन नॉट बी अप्लाई इन ऑल केसेस. सो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता और ऑल केसेस में अप्लाई नहीं होता. अकॉर्डिंग टू गेराल्ड कैडेन, द आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, फर्दरमोर ही क्लैरिफाइड दैट रिफॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो बदलाव आते गए उसके कारण जो रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी हुए. Seddon in his book Dynamics of Public Administration has said that the reform of public administration can be dated to second half of the 19th century. So देखिएगा सेडन जो है वो अपनी बुक, उनकी बुक कौन सी थी, डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें हम जोड़ सकते हैं 19वीं शताब्दी अर्थात की जो 19th सेंचुरी थी उससे. According to his opinion, उनके अनुसार USA was the pioneer in the field of administrative reforms, and because of American capitalism started its progress in all over the world and resulted in large amount of investments. So सबसे पहला जो देश था जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वो था USA उनके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर क्या था, कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गया था और अपनी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, तो उस कारण क्या हुआ, वहाँ पर रिफॉर्म्स हुए. In one of Woodrow Wilson's 28th US president essay in 1887, he wrote that behind the growth of private and public investment, he wrote that because of capitalism and privatization, the public service and public administration lagged behind the growth of private and public investment, and necessity for reforming the public administration was felt. So देखिएगा क्या हुआ, वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं 1887 में कि जो कैपिटलिज्म के वजह से और प्राइवेटाइजेशन के वजह से पब्लिक और प्राइवेट में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीछे रह जा रहा है. इसलिए समय के साथ यहाँ पर रिफॉर्म्स की आवश्यकता महसूस की जाती है. There were two reasons to reform the administration throughout the world. दो कारण थे जहाँ पर पूरी दुनिया सहमति करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता थी. वो दो कारण कौन से थे? फर्स्ट था, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रिएट कॉन्जीनियल एटमोसफेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि कॉन्जीनियल एटमोसफेयर बनाया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए कि सभी लोग अच्छे तरीके से अपना कार्य कर पाए, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो. फ़ायदा इन सेंस कि उन्हें किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, जो प्रक्रिया है वो उनको ईज़िली उपलब्ध हो जाए, ईज़िली उस प्रक्रिया को समझ पाए इन्वेस्टमेंट की. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी मोर एथिकल, मोरल एंड एफिशिएंट फॉर द कॉमन पीपल.
कि जो आम नागरिक है उनके लिए कॉमन होनी चाहिए, मतलब कि अगर एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी है तो वो आम नागरिक से किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके की नैतिकता दिखाएगा, किस तरीके के अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करेगा, वो सब एकदम कॉमन पीपल की तरह होना चाहिए। Woodrow Wilson, the former US president, is also known as the father of public administration. So Woodrow Wilson जो है, मानिएगा इंडियन हिस्ट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कोई और है, ओके, लेकिन जो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या जानना है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है। सो वुड्रो विल्सन द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो वुड्रो विल्सन है उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है, वो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द कंस्टेंट एंड इफेक्टिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश्ड किए जाने चाहिए ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे तरीके से समझा जाए और इस पर रिसर्च हो। ब्यूरोक्रेसी इज द एक्चुअल रूट cause of many evils like corruption, ineffectiveness, etc. So ब्यूरोक्रेसी के कारण क्या बहुत सारे एविल्स भी जन्मे, जैसे कि करप्शन ब्यूरोक्रेसी के कारण आया, इफेक्टिवनेस आया, इनइफेक्टिवनेस आया, एट्सेट्रा, एंड द ओनली वे ऑफ कंट्रोलिंग इट थ्रू वे टू इन्फोर्सिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसको, करप्शन को और इनइफेक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए क्या एक ही रास्ता था, वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नाउ हियर एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेजेस फ्रॉम द अबव डिस्कशन। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो हमने ऊपर पढ़ा उसे, कि हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो रिफॉर्म्स है वो किस तरीके से लाए जाए, संशोधन किस तरीके से किया जाए। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन हियर। एज वी क्लियर ऑलरेडी नो about it, we can see there is a clear gap between the existing system and what people wants in actual. So देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है और लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा गैप है, हम सभी जानते हैं। आफ्टर द colonies achieved political independence, it was found that the administrative colonial system could not meet the actual requirements of the newly independent states of India. So देखिएगा पहले भारत एक कॉलोनी थी, ओके, कॉलोनी, फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 1947 में। अब जो अंग्रेज़ों द्वारा पॉलिसी चलाई गई थी वो हमारे आज़ाद देश पर सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिसीज़ को बनाई थी। तो यहाँ पर जो भारत देश के राजनेता थे, भारत के लोग थे, उनको लगा कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नई पॉलिसी और इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए नई रिक्वायरमेंट्स है जिनको पूरा करना चाहिए। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दिस, द सेलिएंट फैक्टर ऑफ इकोलॉजी अपॉन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिफॉर्म्ड। सो जो इकोलॉजी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और जो ज़रूरी सिस्टम में रिफॉर्म करने चाहिए, okay, in general the public administration has been built up in the background of bureaucracy which was built up in the beginning of the last century for reforms of public। देखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए लास्ट सेंचुरी में। फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया था, लिबरलाइजेशन बढ़ गया था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी। द एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ मेड पीपल वेरी एक्टिव एंड अलर्ट। सो डेमोक्रेसी जितनी एडवांस होती गई उतने लोग अवेयर होते गए, उतने जागरूक होते गए पॉलिसीज़ को लेकर, एंड दे आर स्ट्राइविंग टू इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना स्टार्ट किया उन लोगों ने। देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिफॉर्म, therefore reform is a slow and constant process. It can either categorized in these 3 levels or ways. So देखिएगा जो रिफॉर्म्स होते हैं वो स्लोली होते हैं, तो यहाँ पर हम जो रिफॉर्म्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बिहेवियरल रिफॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो होता है इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म होता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज न्यू मेथड और
सिस्टम विच आर इंट्रोड्यूस्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये नया मेथड था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। फिर बिहेवियर रिफॉर्म कि कैसा बिहेवियर रहेगा। इन बिहेवियरल रिफॉर्म्स it has been found that the public administrators do not behave properly with the people, so it is necessary for authority to advise the person of department concerned to behave properly with the people। so क्या है, आज भी देखा जाता है कि जो उच्च पद का व्यक्ति होता है वो जो उसके जूनियर होते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, या जो लोग उनके साथ मिलने आते हैं उनसे बिहेव नहीं करता। तो यहाँ पर उन लोगों को बताया जाता है कि जो बिहेवियर है अपना वो सही ढंग से रखना है लोगों के सामने। सो ये कहलाते हैं बिहेवियरल रिफॉर्म। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो उनको भी डर लगता है कि कोई वीडियो बना के अपलोड ना कर ले, इसलिए आजकल अच्छे से बिहेव करते हैं। ओके, बट पहले आज से 5 से 6 साल पहले नहीं होता था इस तरीके से। सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी, ऑर्गेनाइजेशन development is a planned organization wide attempt directed from the top that is designed to increase organization effectiveness and viability through calculated intervention in the active working for of the organization using knowledge for behavioral sciences। so देखिएगा यहाँ पर क्या एक्सपेंड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पर नई नई स्किल्स सिखाई जाती है, बिहेवियरल साइंस को यूज़ करके नॉलेज गैदर की जाती है और लोगों से किस तरीके से इफेक्टिवनेस के साथ बात करनी है वगैरह वगैरह यहाँ पर सिखाया जाता है और बदलाव होते हैं। आफ्टर ब्रिंगिंग चेंजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स एज सुन एज पॉसिबल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब इन चेंजेस को बदल दिया जाए तो इसे एक रिफॉर्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज पर फॉलोइंग। सो ये जो रिफॉर्म्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इन चीज़ों से, जैसे कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, लीगल वेज और पब्लिक प्रेशर। अब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का मतलब कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया वेयर रिफॉर्म्स हैपन आफ्टर देयर रेवोल्यूशन इन द कंट्री, कि जब कोई रेवोल्यूशन होता है उसके बाद ही इन दो कंट्रीज़ में जो रिफॉर्म्स होते हैं वो होते हैं। लीगल वेज, अब लीगल वे कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर इनेक्टिंग अ लॉ एंड डिसीजन एंड एडवाइजरी ऑफ जजेस कैन रिफॉर्म। सो जज एडवाइस करते हैं कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए तो हम लॉ के हिसाब से भी कुछ रिफॉर्म्स कर देते हैं। एंड वो कौन से दो कंट्रीज हैं, द यूएसए एंड इंडिया। देन पब्लिक प्रेशर, जब पब्लिक आंदोलन करती है तो उन रिफॉर्म्स करने ही चाहिए। समटाइम्स द अथॉरिटी फोर्सेज टू इम्प्लीमेंट और रिफॉर्म बीइंग प्रेशराइज्ड बाय पब्लिक आंदोलन करती है, जन आक्रोश होता है रिफॉर्म्स के लिए, फिर गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। लेट अस नाउ थिंक अबाउट इट, if you will have time to work in the civil services then how will you bring and implement reforms in the public administration। अब यहाँ पर आपसे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और शायद ही अगर आप में से कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और इंटरव्यू फेज तक जाता है तो वहाँ पर शायद आपसे फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में होते तो आप किस तरीके के रिफॉर्म्स लाते और किस तरीके से कार्य करते। So here the following areas should be included whenever attempts are made to reform public administration। So यहाँ पर देखिएगा कि कुछ एरियाज है जो आपको माइंड में रखने चाहिए रिफॉर्म्स के लिए, जैसे कि रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स एंड स्पेस लॉज, कि जो लोगों की दुविधाएं होती है उनको ध्यान में रखते थ्रू द इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म, फॉरेन अफेयर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन अच्छी होगी तो रिफॉर्म्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। ड्रग कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड ग्रोथ, पब्लिक हाइजीन। एट लास्ट वी नीड टू नो हाउ एंड वाई डू दीज रिफॉर्म्स फेल्ड। और लास्ट में हमें जानना है कि रिफॉर्म्स तो बहुत इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लेकिन आखिरकार ये फेल क्यों हो जाते हैं, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। The problem of administrative reforms is that it cannot be implemented successfully because these reforms may not be able to meet the demands of people। क्योंकि जो reforms होते हैं उन्हें completely implement नहीं किया जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी aspect से किसी ना किसी व्यक्ति को ये reforms सही नहीं लगेंगे। सो कहीं ना कहीं सरकार भी
सरकार को भी लगेगा कि ये पब्लिक की डिमांड से मिल नहीं रहे। द रिफॉर्म्स मस्ट बी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, नॉट अ सिंगल डे अफेयर्स। सो जो रिफॉर्म्स होते हैं वो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, ना कि 1-2 दिनों के लिए। Therefore it takes a long time period to change anything. So कुछ भी बदलने के लिए समय लगता है। It is not possible for the administrator to expect the future. A section of society wants reform, but while the other section may feel that it is unnecessary for them, and without public participation it cannot be sustained for so long. देखिएगा, एक पब्लिक ओपिनियन है कि हाँ रिफॉर्म्स होने चाहिए, दूसरा पब्लिक ओपिनियन कहता है कि नहीं होने चाहिए, ये अननेसेसरी है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको सोचना पड़ता है रिफॉर्म्स की किस तरीके से किए जाए। ओके, एक सेक्शन को अच्छे लग सकते हैं, एक को बुरे। तो रिफॉर्म्स के लिए ये दुविधाएं आती है। बट इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग चेंजेस इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन दैट द अथॉरिटी मस्ट बी मच मोर सीरियस एंड सिंसियर अबाउट इट। सो चेंजेस लाते रहना चाहिए। रिफॉर्म्स खैर दूर की बात है, लेकिन चेंजेस जो है वो लाने चाहिए। एंड जो अथॉरिटी होती है उसे सीरियस होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए इसके बारे में, चेंजेस के बारे में। द रिफॉर्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड एंड इम्प्रूव आउटकम। जो रिफॉर्म्स होते हैं उससे क्या होता है कि आउटकम्स अच्छे आते हैं, इम्प्रूव होती है जो हमारी सर्विसेज होती है। अब समरी कर लेते हैं या कंक्लूजन, निष्कर्ष। In this preceding chapter, the legacy of the past modern form of Indian administrative may be mainly a result of British colonial rule, but in reality it results from a long historical developments. So देखिएगा, जहाँ तक हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में पढ़ा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, हम मान सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर हेडलाइन में लाया गया या हाईलाइट किया गया। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, ये एक लॉन्ग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। द प्रेजेंट इंडियन रूल इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एंशिएंट एंड मिडिवल फॉर्म एंड रिजल्ट्स फ्रॉम अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। सो जो आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हुआ है एंशिएंट, प्राचीन भारतीय लाइक एडमिनिस्ट्रेशन से, और मिडल जो मध्यकालीन भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन था उससे। सिंस द ट्रांसफरिंग पावर इन इंडिया वॉज फ्रॉम ब्रिटिश हैंड्स टू पार्टीशंस ऑफ इंडिया इनटू 2 nations नेम्ड एज इंडिया एंड पाकिस्तान, बट नेचुरली द प्रेसिडिंग फीचर आर स्टिल विजिबल टुडे। सो देखिएगा कि हालांकि हमने पावर जो हासिल की है वो ब्रिटिशर्स से ली है, और उसके बाद भारत 2 देशों के रूप में बट गया, जो कि पाकिस्तान एंड इंडिया के रूप में, और इसके फीचर्स जो है प्रेसिडिंग फीचर वो आज भी हमें दिखाई देते हैं। जस्ट एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल पर्शियन लैंग्वेज इज स्टिल विजिबल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू and justice, similarly the laws, rules, procedures developed by the British are reflect in the personal like Indian public administration. So देखिएगा, मुगल पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो आज भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस में दिखाई देती है, और उसी तरीके से जो लॉज और रूल्स जो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो आज भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर पब्लिक सर्विसेज, national unity, administrative anonymities and secretary committee system, secretarial system, strict bureaucracy, federal system, district administration, revenue administration, police administration, financial administration and local administration etc. are the main effect of British rule. So ये सारा इफेक्ट था किसका? ब्रिटिश रूल का। मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड which are still visible in Indian administration in the present day. So ये जो rules थे और जो policies थी वो आज भी हमें Indian administration में भी दिखाई देती है। With passing of time we can see the changes in the federal and unitary aspect of Indian administration and are also clearly visible. So जो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो हम फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। Presently, the lack of one-party dominance and powerful leadership, the importance of provincial parties,
provincial leadership, liberalism, disinvestment, globalization, etc. have affected these aspects in some way or the other. ये जो वन पार्टी डोमिनेंस और पावरफुल लीडरशिप, इन्होंने कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे इफेक्ट किया है. Therefore, today the central government cannot completely ignore the demand for autonomy of the state. कि जो डिमांड है ऑटोनॉमी की, स्टेट को भी जो सर्विसेज है ये सिविल सर्विसेज, उसमें एक ऑटोनॉमी देनी चाहिए. एज ऑफ नाउ द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर ओवर टू गवर्नेंस. अब ग्लॉसरी के बारे में जान लेते हैं. वोकेबलरी जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? द कंट्रोल ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि संस्था को कंट्रोल करना, समन्वय बनाकर रखना ही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है. डिसिप्लिन, एकेडमिक फील्ड. अब एकेडमिक फील्ड मतलब आप कौन से डिसिप्लिन में हो? बीए डिसिप्लिन. आपकी एकेडमिक फील्ड बीए कर रहे हो आप, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, आपकी फील्ड है वो, डिसिप्लिन है वो आपका. ओरिएंटेशन, एम टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, कि किसी चीज़ के तरफ अपना एम, दृष्टि, कि इसके में रिफॉर्म करने हैं या बदलाव लाने हैं. ओरिजिनेटेड मतलब कि इसकी शुरुआत. ओरिजिनेटेड का मतलब होता है शुरुआत. सिस्टमेटिक, फॉर्मिंग अ सिस्टम, एक सुव्यवस्थित ढंग से. फॉर्मुलेशन, एक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग, कुछ समथिंग प्रिपेयर करना, लाइक एक ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया. फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट करना, जैसे कि इस पीडीएफ को फॉर्मुलेट किया गया था प्रोफेसर्स द्वारा. ओके. एग्जीक्यूटिव, इसे एग्जीक्यूटिव नहीं कहते, एग्जीक्यूटिव इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है. अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट. सो एक ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट के लिए. लेजिस्लेचर, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पावर टू मेक चेंजेस इन लॉ. सो एक ऐसा समूह जिसके पास शक्ति है कानूनों को बदलने की या फिर चेंज करने की उसमें. ट्रेड, ट्रेड तो सिंपल है, बिजनेस, व्यापार. प्रोविंशियल, लार्ज एरियाज दैट कनेक्टेड टू द कंट्री. अबॉलिश्ड, अबॉलिश टू एंड अ सिस्टम और लॉ, लाइक टू एंड समथिंग बाय लॉ, कानून की सहायता से किसी चीज को खत्म करना. वायसराय, गवर्नर ऑफ अ कंट्री. एंड कॉन्टेम्प्रेरी बिलोंग्स टू प्रेजेंट टाइम. कॉन्टेम्प्रेरी मतलब जो आज के काल से जुड़ा हुआ हो. रेगुलेट, टू कंट्रोल लॉ और रूल्स. एडजुडिकेशन, एक्ट ऑफ जजिंग अ केस. डिस्प्यूट, डिस्प्यूट आप जानते हैं, विवाद. कंसिडरेशन, कंटिन्यूस एंड केयरफुली थॉट, कि हाँ कंसिडरेशन मतलब कि उस पर बहुत लंबे समय से नज़र बनाए रखी थी और उसके बाद ही कंसिडर कर ही कोई थॉट दिया गया है. एजेंडा, लिस्ट ऑफ मैटर्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड. जो एजेंडा होता है, एक लिस्ट होती है मैटर्स की जो डिस्कस की जानी है. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब डिसीजन टेकन इन अ सर्टन मैनर विच फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हाँ अगर इस यहाँ पर कोई रूल बनाया गया है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, लोगों को किस तरीके से जानने को मिलता है. आरटीआई कई हद तक एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में कार्य करती है. राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था. ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म्ड अ बिजनेस एट्सेट्रा. जरूरी नहीं है कि बिजनेस कोई भी संस्था हो सकती है. एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है. रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू चेंज अ सिस्टम इन अ बेटर वे, किसी सिस्टम को अच्छे तरीके में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म्स करते हैं. रेवोल्यूशन, एक्शन टेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू चेंज द सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, कि एक ग्रुप के द्वारा एक एक्शन लिया गया है या तो सिस्टम को बदलने के लिए या तो गवर्नमेंट को बदलने के लिए. इलेक्टोरल मतलब कि किसी को चुनाव के द्वारा चुनने के लिए, जैसे भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत बार. इम्प्लीमेंटेड, टू पुट लाइक इम्प्लीमेंट मतलब कि टू पुट अ प्लान इनटू एक्शन, की किसी ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया कि अब से ये मान्य होगा. लिबरलिज्म, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन दैट एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मान लीजिएगा जो फोकस करती है इंडिविजुअल इकोनॉमी पर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पर.
इन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन अ प्रॉपर्टी और बिजनेस, कि इन्वेस्टमेंट मतलब आप में से बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सोने पर करता है, कोई प्रॉपर्टी पर करता है, वही इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्लोजर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के कल्चर्स को अपने साथ सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। अब जो अमेरिका के लोग हैं हमारा कल्चर जान सकते हैं, हम अमेरिका का कल्चर जान सकते हैं, और दोनों का कल्चर मिक्स होकर ग्लोबलाइजेशन का निर्माण करता है। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया? हु ऑर्गेनाइज्ड द structure of civil service in India? What is the structure of civil service in India after independence? What is the legacy of colonialism in India? Write about the civil services in constitutional framework. What is the role of prime minister's office? Write the role cabinet secretariat in the public administration. बहुत important questions है और सभी हम पढ़ चुके हैं। What are the major initiatives in the administrative reforms? What are the conditions of promotion in the civil services? अब देखिएगा, आप पढ़िएगा गौर से क्वेश्चंस को, स्टॉप कीजिएगा वीडियो, अगर आप लिखना चाहें तो इसके आंसर लिखिए और टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो रामचंद्र गुहा की एक बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। फिर ये कुछ बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं इन बुक्स को, और जितनी नॉलेज आप गैदर करना चाहे कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम अगर सिर्फ आपको पास करना है तो ये वीडियो और ये PDF इनफ है। अब सजेस्टेड रीडिंग, यहाँ पर आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। चक्रवर्ती, विद्युत एंड पांडे राजेंद्र द्वारा लिखी गई इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। फिर ये पढ़ सकते हैं वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, ऑस्टिन ग्रेनविले द्वारा लिखी गई, एंड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड यूनिट डिसेंट्रलाइजेशन पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को देख लीजिएगा कि लाइक किया है या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।